नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज वर्ष 2021 के जीएस 2 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस पेपर के, उसके आगे के क्वेश्चंस पे आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर इस संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला सवाल है वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, यानी मनरेगा के बारे में। इसमें कहा गया है कि जो ये मनरेगा है ये ग्रामीण गरीब व्यक्ति को एक तो सशक्त बनाता है और गरीबी को कम करता है। इस बात पे आपको यहाँ कमेंट करना है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक तो ग्रामीण गरीबों को गरीबी कम करने का अधिकार देता है और उनको सशक्त बनाता है। इस पे आपको टिप्पणी करनी है। तो दोस्तों, इसको शुरू करने के लिए एक तो आप मनरेगा के बारे में लिख सकते हैं कि वो कब शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या था जब वो शुरू किया गया था। उसके अलावा उसने या फिर ओवरऑल ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का कितना विकास हुआ है इसके बारे में बता सकते हैं आप शुरुआत में। फिर दोस्तों, इसके आगे बात करें तो आप ये बता सकते हैं मनरेगा ने क्या भूमिका निभाई है गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, और किस प्रकार से इसने ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने में मदद की है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग डेटा फ्लो देखेंगे या इसका क्रम देखें तो सबसे पहले तो आप बताइए भाई, रूरल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है और आर्थिक विकास भी हो रहा है, यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पूरी तरीके से ये अपने अंदर समाहित किए हुए है, तभी आप किसी क्षेत्र का समग्र विकास कहेंगे। यहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है गरीब और पिछड़े हुए वर्गों की तरफ, जिनके पास आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। अगर उनको आय के पर्याप्त साधन दिला दिए जाएं जिससे कि वह एक न्यूनतम जीवन स्तर मेंटेन कर पाएं, तो हम कह पाएंगे कि भाई हमने कुछ रूरल डेवलपमेंट के लिए किया है, कुछ ग्रामीण विकास हुआ है। और एक बार दोस्तों आपका आर्थिक थोड़ा सा विकास हुआ इस क्षेत्र में तो आप सामाजिक क्षेत्र में भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, उनको बेहतर शिक्षा दिलाएंगे, आगे जाके उनको बेहतर कौशल प्रदान करवाएंगे, कौशल का प्रशिक्षण करवाएंगे जिससे कि लाइफ में वो भी आगे बढ़ सकें। तो ये एक जगह से शुरू होने वाला फिनोमिना है जो धीरे धीरे करके इफेक्ट्स को अपने जोड़ जोड़ के अल्टीमेटली एक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाने के ऊपर केंद्रित है। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। अगर आपको भारत के समग्र विकास के बारे में सोचना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों को पहले डेवलप करना होगा, उसमें रहने वाली जनसंख्या को उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे, उनका सामाजिक विकास करना होगा, उनके आर्थिक विकास की ओर ध्यान देना होगा, तभी भाई भारत का समग्र रूप से विकास हो पाएगा। लेकिन अगर हम पुराने फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हैं तो कुछ ऐसा खास पाया जाता नहीं था। भाई पहले के समय की अगर आप बात करें तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा खास डेवलपमेंट था नहीं। यहाँ पे दोस्तों आप अलग अलग डेटा लिख सकते हैं ये बताने के लिए कि उस समय कितनी ज़्यादा निर्धनता या फिर गरीबी प्रचलित थी। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वह एक न्यूनतम जीवन स्तर मेंटेन कर पाएं। अगर हम प्लानिंग कमीशन या फिर योजना आयोग के कुछ आंकड़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि करीब 50% से ऊपर जनता 1970 के आसपास बीपीएल कहलाया करती थी, यानी पॉवर्टी लाइन जो हम बनाते हैं, जो गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है, उसके नीचे रहा करती थी। उनके पास, जैसे मैंने बताया, एक न्यूनतम जीवन स्तर मेंटेन करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो पहले स्थिति गंभीर थी, ये दिखाते हुए आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमको मनरेगा तक पहुंचना है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। क्वेश्चन में कहा गया है उसने ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब व्यक्ति है उसको सशक्त किया है और वहाँ पे गरीबी को कम किया है।
भाई क्वेश्चन अपने आप अच्छी बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं अपने उत्तर में भी ये लिखना पड़ेगा, हाँ मनरेगा ने इसमें भूमिका निभाई है। आप चाहें तो कुछ एक आधा नेगेटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे इसके कार्यान्वयन की समस्याएं हैं, लेकिन ओवरऑल आपको आंसर जो रखना होगा वो पॉजिटिव बातों की तरफ झुकाव लिए हुए रखना होगा। तो हम शुरुआत की स्थिति दिखाएंगे कि पहले परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर हम ये दिखा सकते हैं कि जो मनरेगा है, वर्ष 2005 में जब से इसको लागू किया गया है तब से इसने बड़े बदलाव लाना शुरू किए हैं, और अब आप इसके द्वारा लाए गए बदलावों के बारे में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों, जब ये शुरू किया गया था तो जिस प्रकार की ये पहल थी, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर काफ़ी प्रचलित हो रही थी, काफ़ी प्रसिद्ध हो रही थी, इनफैक्ट काफ़ी लोकप्रिय बन रही थी, क्योंकि ये फोकस करती थी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के ऊपर, जिनमें स्किल्स की कमी थी या फिर स्किल्स जिनमें नहीं थी, यानी अकुशल ग्रामीण गरीब व्यक्ति को ये पहल रोजगार देने की तरफ केंद्रित थी। इस वजह से इसको लोकप्रियता हासिल हो रही थी हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। फिर दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया और जो जो कार्य इसने किए हैं, जिस प्रकार से इसने अहम भूमिका निभाई है ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए, वो तो प्रशंसनीय है, और उसके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर सबसे पहले आप लिख सकते हैं एक सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह आया, जो पहले एक ग्रामीण व्यक्ति के पास कोई भी प्रकार का सामाजिक प्रोटेक्शन नहीं हुआ करता था, उसके लिए एक ये छतरी की तरह आया, जो कई सारी समस्याओं से उसको बचा सकता था। उसको सामाजिक संरक्षण मिला, उसको रोजगार प्राप्त हुआ, रोजगार मिलने की वजह से उसकी आय में बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से कम एक न्यूनतम जीवन स्तर तो वो मेंटेन कर पा रहा था, 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा था। उसके अलावा दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों का बाजार है, जो उनकी मांग है, उसको इसने बढ़ा दिया। बाद में हमने देखा वही ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं आगे जाके शहरी क्षेत्रों में आके श्रमिकों की तरह कार्य करते हैं और अपना रोजगार यहाँ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भी ये जो एक्ट है, इसने काफ़ी मदद की है। फिर दोस्तों, सरकार की ओर से देखें तो सरकार को भाई पैसा तो देना ही था। सरकार ने इसी के बजाय या फिर मात्र ऐसे ही पैसा देने के बजाय कुछ एसेट्स प्रोड्यूस करवा लिए। तो मनरेगा के तहत जो भी चीज़ें, जो बिल्डिंग बनाई गई हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कोई बुनियादी ढांचा बनवाया गया है, तो वो आज देश के काम आ रहे हैं। देश का दोस्तों जो संसाधनों का बेस है वो मजबूत हुआ है इससे। उसके अलावा इसने अहम भूमिका निभाई है एक अच्छी और एक हेल्दी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करने में, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एस्टैब्लिश करने में इसने अच्छी भूमिका निभाई है। इसने कुछ हद तक प्रचंड बेरोजगारी को कम किया है, क्योंकि अगर पहले एक ही खेत में अगर एक व्यक्ति जितना काम कर रहा था, 4 व्यक्ति मिलके भी उतना ही कर पाते थे, यानी ये 4 लोग फालतू में उस जगह पे एम्प्लॉयड है, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये जाके किसी और क्षेत्र में काम करेंगे तो इनकी दक्षता बढ़ेगी, क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ेगी। तो मनरेगा के आने के बाद से ये चारों लोग इस प्रकार से, अगर ये अलग अलग घर के हैं, अलग अलग हाउस होल्ड्स के हैं, तो यहाँ पे अपने रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि वे यहाँ पे काम करेंगे, देश के लिए कुछ प्रोडक्टिव बनाएंगे, खुद कुछ आय कमा पाएंगे, और यहाँ पे कुछ बदलाव होगा नहीं, क्योंकि ये एक आदमी भी उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा होगा जितना ये 4 लोग इसके साथ मिलके करते थे। तो ये लोग प्रचंड बेरोजगारी में थे, परंतु मनरेगा के आने के बाद से कुछ हद तक ये प्रचंड बेरोजगारी भी कम हुई है। तो इन सबको दोस्तों देखते हुए आप कह सकते हैं कि एक ग्रामीण गरीब व्यक्ति को इसने सशक्त करने में मदद की है, उसको उसके उसके अधिकारों तक बेहतर पहुंच दिलवाई है। और अब इन सभी बातों को दोस्तों प्रूव करने के लिए आप वापस से कुछ डेटाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, हाँ भाई ऐसा है, इस इंस्टीट्यूट ने कहा है कि इतनी ग्रामीण जो गरीबी है वो कम हुई है, मनरेगा के आने के बाद से इतने अच्छे एसेट्स बने हैं, इतने लोग बेहतर जीवन स्तर मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ऐसे आप डेटा देंगे तो ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से हमने इसका उत्तर एग्जैक्टली लिखा है। सबसे पहले वही रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी ग्रामीण विकास क्या होता है, इसके बारे में बात की है। ये एक अवधारणा है जो सामाजिक और आर्थिक विकास के ऊपर आधारित है और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की ओर केंद्रित है, उन्हें बेहतर शिक्षा देने की ओर, बेहतर स्वास्थ्य देने की ओर। वो कैसे होगा, आप स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएं, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएं, उसके अलावा पोषण की ओर केंद्रित है, पर्यावरण के संरक्षण की ओर केंद्रित है, और इन्हीं सब को देखते हुए एक समग्र ग्रामीण क्षेत्र और एक देश के विकास की ओर केंद्रित है। दोस्तों ये जो पूरा है, यही ग्रामीण विकास का मूल सिद्धांत है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सुविधाओं को बेहतर बनाएं, जिससे कि समग्र क्षेत्र का विकास हो, जिससे कि समग्र देश का विकास हो। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि ग्रामीण भारत में मैसिव पॉपुलेशन रहती है, भारत की विशाल आबादी यहाँ पे पाई जाती है,
और समस्या तब होती है जब हम देखते हैं यही विशाल आबादी निम्न जीवन स्तरों को भी मेंटेन नहीं कर पाती। जो न्यूनतम स्तर आपको चाहिए होता है एक अनुकूल जीवन के लिए, वो ये मेंटेन नहीं कर पाती। इसके पास उसके लिए संसाधन अपर्याप्त हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने आंकड़ों का सहारा लिया है। पहले योजना आयोग के आंकड़े लिखे हैं कि भाई गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत अगर 1970 के दशक के आसपास देखा जाए तो करीब 50% रहता था, इनफैक्ट उससे ऊपर ही रहता था। और उस समय इस चीज़ में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं देखी गई थी। 1999 और 2000 के बीच में नेशनल सैंपल सर्वे ने एक 55th राउंड का सर्वेक्षण किया था। उसमें यह पाया था कि करीब 260 मिलियन इंडियंस से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप पाएंगे करीब 193 मिलियन लोग थे। और अभी अगर बात करें दोस्तों तो तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर गरीबी से जुड़े हुए आंकड़े मापे जाते हैं, उनका आकलन किया जाता है। अब ये हमने लिखा है कि तेंदुलकर समिति कैसे गरीबी को मापने की विधि देती है। ये आप चाहें तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आप सीधे आ जाइए कि ये जो मनरेगा है इस स्कीम ने किस प्रकार से मदद की है ग्रामीण गरीबी को दूर करने में। तो हमने लिखा 2005 में शुरू की गई थी, मुख्य रूप से 200 जिलों में शुरू की गई थी ये। और ये जो प्रयास रहा है ये सराहनीय था उस समय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि भाई आप कोई ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के रोजगार के ऊपर केंद्रित है, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के ऊपर केंद्रित है। तो ये ओवरऑल एक समावेशी विकास की ओर केंद्रित है, इसीलिए इसने सभी जगह से ध्यान आकर्षित किया, इसकी सभी जगह प्रशंसा हुई। कई सारे इसके उद्देश्य हुआ करते थे, जैसे सामाजिक सुरक्षा का एक तंत्र के रूप में ये कार्य करेगा। फिर यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देगा, उसको सुनिश्चित करेगा। श्रम बाजार को बढ़ाएगा, उनकी डिमांड बढ़ाएगा। बाद में वही लोग जाके शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के तौर पर रोजगार प्राप्त करेंगे। अगर इसके विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो एसेट्स का निर्माण करना था इसका। भाई अगर आप पैसे दे रहे हैं गरीबों को तो क्यों ना उनसे कुछ ऐसी चीज़ बनवा ली जाए, क्योंकि वो काम तो करेंगे ही, तो कुछ ऐसा बनवा लिया जाए जो लॉन्ग टर्म में देश के हित में कार्य कर सके, या कोई ऐसा एसेट बनवा लिया जाए जो देश की प्रगति का हिस्सा बन सके। तो यहाँ पे जो पहला हमारा उद्देश्य था वो था स्थायी संपत्ति का निर्माण कराना। और इसके वजह से जो उनको इनकम दी जाती थी उसकी मदद से ग्रामीण गरीब अपने जीवन निर्वाह के संसाधनों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते थे। अगर अन्य रोजगार के विकल्प अपर्याप्त हैं तो मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार जो मिलेगा वो एक बैकअप की तरह काम करेगा, जिससे कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया। यानी आपको अगर कहीं और कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो मनरेगा के तहत आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो इसका मतलब आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ आय तो यहाँ से घर लेके जाएंगे ही, जिससे आप कुछ न्यूनतम जीवन स्तर मेंटेन कर पाएंगे। उसके अलावा कृषि से संबंधित अर्थव्यवस्था को इसने बढ़ावा दिया है। इसने ग्रामीण गरीबों के लिए जो अधिकार आधारित कानून है उनकी प्रक्रिया को सशक्त किया है। फिर दोस्तों वापस हमने यहाँ पे डेटा लिखा है। हमने लिखा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय कह रहा है कि 2015-16 के आसपास एवरेज तौर पर करीब 48 दिनों से ज्यादा का रोजगार हर घर को प्रदान किया गया है। जबकि 2016-17 की आप बात करें तो उस समय भी करीब एवरेज अगर आप देखेंगे तो 46 दिनों का रोजगार हर घर को दिया गया है। उसके अलावा अगर आप संख्या देखेंगे तो हर घर से जिन्होंने करीब 100 दिन का रोजगार प्राप्त किया है या उसको पूरा किया है उसकी संख्या कुछ इस प्रकार से है। 2016-17 में कुछ इस प्रकार से है। हालांकि यहाँ पे इतनी संख्या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो थोड़ा सा कुछ डेटा दे दें, या इसके अलावा अगर आपके पास कुछ अपना डेटा हो तो यहाँ पे दे दें। इसमें हमारा उद्देश्य ये दिखाना कि भाई जब से मनरेगा लागू किया गया है उसके बाद से गरीबी जो है उसमें कमी आई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लोगों की आय के संसाधन बढ़े हैं। इससे आपको ये दिखाने में मदद होगी कि मनरेगा ने एक न्यूनतम जीवन स्तर को मेंटेन करने में गरीबों की मदद की है और ग्रामीण गरीबी को बेहतर बनाया है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन की डिमांड को इस प्रकार आप मीट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसका कंक्लूजन या इसका निष्कर्ष लिखना हो तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेगा जो है वो एक कल्याणकारी प्रोग्राम है। इसके ये भी उद्देश्य रहे हैं कि भारत के विकास को, भारत की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए, उसकी प्रगति के लिए मार्ग को प्रशस्त किया जाए। इसके 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि एक प्रोटेक्टिव, एक प्रिवेंटेटिव और एक प्रोस्पेक्टिव, यानी सुरक्षात्मक, निवारक और संभावित। सबसे पहले प्रोटेक्टिव की बात करते हैं तो ये ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करके उनको एक सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है, यानी सामाजिक सुरक्षा उनको मिलती है। फिर दोस्तों प्रिवेंटेटिव की बात करते हैं तो ये कृषि निवेश और जबरन ग्रामीण स्थानांतरण से जुड़े खतरों को रोकता है।
और अगर प्रोस्पेक्टिव की बात करें या संभावित की बात करें तो जिस प्रकार से हमने देखा है मनरेगा के बाद से कंज्यूमर डिमांड में इजाफा हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन है, एक सकारात्मक, एक आशावादी चिन्ह है और ये ग्रामीण गरीबी को कम करने और ग्रामीण गरीब के जीवन स्तर में इजाफा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि जो नरेगा है वो अपने आप एक ग्रोथ इंजन की तरह कार्य कर सकता है, यानी एक विकास इंजन के रूप में ये कार्य कर सकता है। ये ग्रामीण संसाधन के आधार को बढ़ाएगा और ग्रामीण क्षेत्र की शेष अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों आप ये उत्तर अपना समाप्त कर सकते हैं। चाहें तो कुछ आप नेगेटिव लिखना चाहें तो 1-2 पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि भाई एक समस्या इसमें यह है कि ये अकुशल रोजगार पे फोकस करता है, यानी जो व्यक्ति है अगर वो मनरेगा में काम कर रहा है तो जितने दिन यहाँ काम करेगा ठीक है, फिर उसके बाद उसमें कौशल तो है नहीं, तो वो उसके बाद के जो दिन बचेंगे वहाँ पे उन दिनों में वो कहीं पे भी काम नहीं कर पाएगा। भाई इससे बेहतर ये होता कि आप लोग इसमें स्किल्स डेवलप करवाने के ऊपर फोकस करते, जैसे कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में करा गया है। उसमें बेसिकली जो फोकस है वो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट पे है, यानी कौशल विकास पे वहाँ पे फोकस किया जाता है, उसके संबंध में रोजगार दिलाया जाता है। तो मनरेगा में एक ये कमी है। उसके अलावा दोस्तों आप ये लिख सकते हैं कि देखा जाता है इसमें जो भी एसेट्स बनाए जाते हैं वो ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं, अपनी कम गुणवत्ता की वजह से ज़्यादा वो कुछ उपयोग में आ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो 1-2 नेगेटिव पॉइंट लिखें और फिर फाइनली आप इस तरीके से कंक्लूड करें कि इन नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी मनरेगा के सामर्थ्य में कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते, कोई संदेह नहीं है। उसने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करके एक ग्रामीण व्यक्ति को सशक्त बनाया है और इस तरीके से आप अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है जैसे हमने यहाँ पे लिखा, आप वो कर सकते हैं, या फिर 1-2 नेगेटिव पॉइंट लिख के फिर आप उसी को घुमा के पॉजिटिव की तरफ ले आइए और सकारात्मक नोट पे ही अपना उत्तर समाप्त करें। अब दोस्तों अगर मनरेगा और SDGs को जोड़ा जाए, यानी सतत विकास लक्ष्यों को जोड़ा जाए, तो मनरेगा के उद्देश्य कहीं ना कहीं सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में मदद करते हैं। मनरेगा का प्रयास रहता है कि गरीबी को समाप्त किया जाए, ये SDG के पहले उद्देश्य में लिखा हुआ है। उसके अलावा मनरेगा से हमारा प्रयास ये रहता है कि पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे, ये SDG के दूसरे विकास लक्ष्य का हिस्सा है। फिर मनरेगा के थ्रू जो हम एसेट्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर एसेट्स को प्रोडक्शन अगर हम करेंगे तो ये SDG के तीसरे लक्ष्य को पूरा करेगा। मनरेगा के तहत अगर बेहतर एजुकेशन या बेहतर शिक्षा अब मिल पाएगी ग्रामीण गरीबी में रह रहे लोगों या परिवारों के बच्चों को, तो वो सतत विकास लक्ष्य के चौथे लक्ष्य की पूर्ति करेगा। फिर इसी प्रकार जेंडर इक्वालिटी भी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे आपको रोजगार दिया जा रहा है, उसके बदले आपको कुछ रुपए मिलेंगे तो आप एक डिसेंट अपना जीवन जी पाएंगे। साथ ही उस क्षेत्र से संबंधित अर्थव्यवस्था के विकास की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वो भी अच्छी रहेगी, डिसेंट रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद करेगा जो कि सतत विकास लक्ष्य का 9वां लक्ष्य है, और मनरेगा की मदद से शायद असमानता कुछ हद तक कम हो सके जो कि सतत विकास लक्ष्य का 10वां लक्ष्य है और उसकी पूर्ति होगी। इसको भी आप चाहें तो अपने उत्तर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके उत्तर को अधिक प्रासंगिक बनाने में मदद करेगा। अब दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कहा गया है, बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि भाई भारतीय संविधान की संरचना संघीय है लेकिन इसकी आत्मा एकात्मक है। इस स्टेटमेंट को आपको स्पष्ट करना है कि जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो फेडरल है लेकिन इसका सोल यूनिटरी है। अब दोस्तों यहाँ पे इलूसिडेट को आप देखेंगे तो आप पाएंगे करना आपको कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट उठाना है और इसको बड़ा करके समझा देना है। पहली बात है कि जो भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो फेडरल है। पहला आप पॉइंट ये लीजिए कि किस प्रकार से ये फेडरल है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, अलग अलग संविधान के प्रोविजंस दीजिए जहाँ पे ये साबित होता हो कि हाँ भारतीय संविधान की संरचना जो एक्चुअली है वो संघीय है। फिर आप दूसरा भाग उठाइए और यहाँ पे लिखा है लेकिन इसका जो सोल है, जो इसकी आत्मा है, इसका एसेंस है वो यूनिटरी है। तो अब आप यहाँ पे इसका दूसरा भाग उठाइए, फिर वही करिए, संविधान से जुड़े हुए प्रावधान यहाँ पे लिखिए जिसमें आप ये बता पाएं कि कैसे ये यूनिटरी ज़्यादा है, और ये आपके इस पूरे उत्तर को आराम से लिखने में आपकी मदद करेगा। इलूसिडेट टाइप के शब्द अगर कभी आते हैं और कोई स्टेटमेंट के साथ आते हैं तो स्टेटमेंट को तोड़ लीजिए छोटे छोटे भागों में और फिर आप समझिए कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और फिर उसके हर एक भाग पे कुछ ना कुछ लिखिए और उस बात को साबित करने के लिए वहाँ पे उदाहरण दीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम लोग प्रावधान लिखेंगे जो हमारे संविधान में मौजूद है जिनसे ये प्रूव होता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर है
और लेकिन कई हद तक यूनिटरी भी है। तो अब अगर बात करें दोस्तों कैसे शुरू करना है, तो आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं ये बताते हुए कि भाई आखिर फेडरल और यूनिटरी का मतलब होता क्या है, यानी संघीय प्रणाली और एकात्मक प्रणाली का आखिर अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा लिखें। फिर आप बताएं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की कुछ संघीय विशेषताएं हैं और कुछ एकात्मक विशेषताएं हैं। उनको साबित करने के लिए यहाँ पे आप उससे जुड़े हुए प्रावधान का जिक्र करें। फिर आगे बताएं कि किस प्रकार से केंद्र जो है वो राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो दोस्तों इस उत्तर को शुरू करते हुए पहले तो बताइए फेडरल या फिर संघीय प्रणाली क्या होती है, फिर बताइए यूनिटरी या फिर एकात्मक प्रणाली आखिर क्या होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे एकात्मक प्रणाली के बारे में कह सकते हैं कि अगर एकल या फिर एकात्मक सरकार की बात करते हैं तो यह प्रणाली वह है जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्रीय सरकार में निहित होती है। वहीं पे दूसरी ओर अगर हम लोग संघीय प्रणाली की बात करते हैं, ये दोस्तों वह है जिसमें समस्त शक्तियां और कार्य केंद्र और राज्य में आपस में विभाजित होते हैं। तो बेसिकली आप संघीय और एकात्मक प्रणाली की पहले डेफिनेशन देंगे, इसका अर्थ लिखेंगे। फिर आप बता सकते हैं हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमको फेडरेशन नहीं मानता। वो कहता है हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट हैं, यानी जो भारत के राज्य हैं उनमें ये शक्ति नहीं है कि वो भारत से कटकर अलग हो जाएं। तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि हमारे संविधान ने यूनियन को या फिर केंद्र को थोड़ा ज़्यादा शक्तियाँ दी हैं, कुछ अधिक शक्तिशाली बनाया है। फिर दोस्तों आप फेडरल और यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फेडरल की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे दोहरी सरकार होती है, एक राष्ट्रीय सरकार होती है, एक क्षेत्रीय सरकार होती है। फिर आप लिख सकते हैं लिखित संविधान भी इसका एक विशेषता के तौर पे हमारे सामने आता है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है या फिर पावर्स डिवाइडेड होती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान को सर्वोच्च माना गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। उसके अलावा संविधान कठोर है, आसानी से आप उसको बदल नहीं सकते, संशोधित नहीं कर सकते। हमारे एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। उसके अलावा द्विसदनीय जो विधायिका है वो भी संघीय प्रणाली का ही प्रमाण देती है। तो इन सब के बारे में दोस्तों आप विस्तार से बता सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 7वीं अनुसूची के बारे में भी लिख सकते हैं। वहीं पे जब आप एक एकात्मक प्रणाली के बारे में लिखेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि एकल राष्ट्रीय सरकार होती है यहाँ पे और क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। भाई संविधान के लिखित या अलिखित होने की संभावना होती है, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे लिखित संविधान पाया जाता है। फिर आप बता सकते हैं यहाँ पे एक सशक्त केंद्र होता है। बता सकते हैं राज्य जो है वो अनश्वर नहीं है। एकल संविधान होता है। यहाँ पे आप एकल नागरिकता के बारे में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एकीकृत न्यायपालिका है यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इस बारे में बता सकते हैं। आपातकालीन संबंध में जो भी प्रावधान है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। यानी आपको बताना है क्या क्या तो फेडरल फीचर हैं, क्या यूनिटरी फीचर हैं हमारे संविधान के, और फिर इन्हीं को आधार बनाते हुए आप ये लिखें किस प्रकार से जो केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। तो दोस्तों आप देखते हैं किस प्रकार हमने इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहले हमने बताया यूनिटरी सिस्टम क्या होता है और फेडरल सिस्टम क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम में एक सिंगल सेंटर होता है जो मजबूत होता है। फेडरल सिस्टम में जो शक्ति है वो विभाजित होती है केंद्र और राज्यों के बीच में। और भारत की बात करें तो हम एक फेडरल नेशन है, हम एक संघीय राष्ट्र हैं, लेकिन संविधान फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो करता है यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल। फिर अगर हमारे संविधान की फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये इसकी एक संघीय विशेषता है। फिर 7वीं अनुसूची के बारे में आप बात कर सकते हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट डिवाइडेड है 3 अलग अलग लिस्ट में, जिसमें से एक केंद्र की लिस्ट है या फिर फेडरल लिस्ट है या यूनियन लिस्ट है, एक है उसकी स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है यहाँ पे। भारत का पार्लियामेंट 2 सदन में डिवाइडेड है, उसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, यानी द्विसदनीय संसद भारत में है और ये भी संघीय प्रणाली की विशेषता में से एक है। फिर अगर यूनिटरी फीचर्स की आप बात करेंगे दोस्तों, तो स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं सेंटर पे डिपेंड करता है। इसका तात्पर्य है कि किसी भी स्टेट का बॉर्डर चेंज किया जा सकता है केंद्र के द्वारा, नई स्टेट्स भी क्रिएट की जा सकती हैं। उसके अलावा हमारे देश में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई स्टेट का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एकल नागरिकता है। उसके अलावा रियल फेडरेशन में जो ऊपरी सदन होता है उसकी शक्तियाँ निचले सदन के बराबर होती हैं, यानी हिसाब से अगर होता ये तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन हमको मालूम है कि ये बराबर नहीं है। लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा हैं राज्यसभा के कंपैरिजन में। राज्यसभा को 1-2 मुद्दों में बस कुछ स्पेशल पावर्स मिली हैं, उसके अलावा ओवरऑल आप बात करें तो लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा हैं।
सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंट्रोल रहता है राज्यों के ऊपर। भाई जो वो लॉ बनाते हैं, जो वो कानून बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उन पे अबाइड करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। उसी सब्जेक्ट पे वो एक अलग विपरीत कानून नहीं बना सकते। फिर दोस्तों इंटीग्रेटेड जुडिशरी या फिर एकीकृत न्यायपालिका है हमारे यहाँ। फिर एक इमरजेंसी के दौरान आप प्रोविजंस बता सकते हैं। भाई जब आपातकाल की स्थिति घोषित होती है उस समय केंद्र बहुत शक्तिशाली बन जाता है और राज्य सरकारों पर नियंत्रण करने लगता है। इनफैक्ट कई स्थिति में तो पूर्ण नियंत्रण करने लगता है और राज्य सरकारें अपनी स्वतंत्रता खो देती हैं। फिर दोस्तों अगर हम विधायी मामलों की बात करें तो जो संसद है, जो केंद्र सरकार है, उसकी बहुत अधिक अथॉरिटी है। इसकी शक्तियां ना सिर्फ यूनियन लिस्ट तक सीमित हैं और रेसिडुअल पावर्स तक सीमित हैं, बल्कि कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में भी ये लेजिस्लेटिव अफेयर्स में अपनी बात रख सकता है। यह देश की कानूनी एक रूपता को बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात करें दोस्तों तो भी केंद्र सरकार की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही ऑपरेट करना पड़ता है, उसके सुपरविजन में काम करता है, उसके डायरेक्शन पे काम करता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अनुसार काम नहीं करता है तो आगे जाके उस पर राष्ट्रपति शासन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अब राजकोषीय मामलों को देखेंगे तो राष्ट्रपति के पास वो शक्ति होती है जिससे वो एडजस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्स रिसिप्ट सेंटर और स्टेट के बीच में। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनको लोन भी मिल सकते हैं और ग्रांट भी मिल सकती है फेडरल गवर्नमेंट से। जो स्टेट के फाइनेंसेस हैं वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ही देखते हैं, वही जांचते हैं उसको। इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं कैसे हमारी जो व्यवस्था है वो है तो फेडरल, लेकिन उसका झुकाव कहीं ना कहीं एकात्मक प्रणाली या फिर यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन से मेन मेथड्स हो सकते हैं जिससे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है। उन मुख्य विधियों की हमको विवेचना करनी है जिनके द्वारा भारत की संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे आपको विवेचना करनी है या फिर डिस्कस करना है। भाई डिस्कस करने में ये स्टेटमेंट आप पकड़ें, मेन मेथड जो पूछे गए बताइए कौन कौन से मेथड्स हैं और उसको एग्जाम्पल देते जाइए। इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का चक्कर होता नहीं है। सिंपल जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको पकड़िए, उसको एक्सप्लेन करिए और अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल या उदाहरण का उपयोग करते जाइए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मेथड्स के बारे में बताना है कि भाई पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल बना के रखती है, यानी कि आपको विवेचना करनी है उन विधियों के बारे में जिनके द्वारा भारत की संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों शुरुआत में आपको ये लिखना है कि भाई एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, यानी जो कार्यपालक होते हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। फिर उन सभी विधियों के बारे में आपको उल्लेख करना है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की आप शुरुआत कर सकते हैं भारत के बारे में बताते हुए कि भाई हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कहता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसका तात्पर्य ये है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर के प्रति, और जो पार्लियामेंट है, जो हमारी विधायिका है, वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए, एक चेक रखने के लिए अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल करती है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे डिबेट के बारे में लिख सकते हैं, आप यहाँ पर फ्लोर पे हुए डिस्कशंस के बारे में लिख सकते हैं। फिर दोस्तों इसके अलावा आप अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि आप 0R के बारे में लिख सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के मोशंस के बारे में लिख सकते हैं, जिसमें आप एडजर्नमेंट मोशन का बता सकते हैं, जिसमें आप सेंसर मोशन के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आप नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बता सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संसदीय समितियों की मदद से भी जो विधायिका है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप कुछ एक ऐसी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप बोलें कि कमिटी ऑन पेटिशंस होती है एक, वो पेटिशंस को देखती है। एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी होती है। ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप ये लिख सकते हैं कि हमारा संविधान बताता है, उसके अलावा खास तौर पे आप लिख सकते हैं अनुच्छेद 75 बताता है कि भाई जो मंत्री परिषद है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। तो दोस्तों इन सब तरीकों से आप, इन सब मेथड से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे देश में विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है या फिर उस पर चेक रखती है। अब दोस्तों देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे। वो एक ऐसी सरकार की स्थापना के बारे में बताता है जो संसदीय स्वरूप की होगी, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना के बारे में यहाँ बताया गया है। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वह अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है, अकाउंटेबल है।
पार्लियामेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर अलग अलग मेथड से, जैसे कि वाद विवाद से, जैसे कि लोकसभा में चर्चा से, राज्यसभा में चर्चा से। फिर और भी कुछ डिवाइस हैं, जैसे कि आप 0 आवर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में लिख सकते हैं, एडजर्नमेंट मोशन के बारे में लिख सकते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में लिख सकते हैं, सेंसर मोशन के बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ब्रीफ में बता दीजिए किस प्रकार से इन मोशंस के द्वारा संसद एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल बना के रखती है। उसके अलावा कई सारी संसदीय समिति भी होती हैं जिसकी मदद से जो पार्लियामेंट है वो एक कंट्रोल बना के रखती है एग्जीक्यूटिव्स पे, जैसे कि कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी ऑन पिटिशंस यानी याचिकाओं पर जो समिति होती है, अधीनस्थ विधान पर समिति होती है, सरकारी आश्वासन पर समिति होती है। तो ये सब भी मदद करती हैं एग्जीक्यूटिव्स या कार्यपालिका को नियंत्रित करने में। फिर दोस्तों आप ये लिख सकते हैं जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को और पर्टिकुलरली अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा को। यानी सामूहिक रूप से अगर बात करें तो संसद के प्रति वो जवाबदेह हैं, उसके प्रति उत्तरदायी हैं, और अगर विशेष रूप से बात करें तो लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं या फिर उत्तरदायी हैं। अगर दोस्तों हम जॉइंट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो हर एक मंत्री इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली चलाने में, और वो तब तक ही अपने पद पे रहता है, अपने ऑफिस में रहता है, जब तक लोकसभा में मेजॉरिटी को इंजॉय करता है। लोकसभा के जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं वो उसमें विश्वास रखते हैं। अब हालांकि इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी जुड़ी हुई हैं, कुछ संसदीय निरीक्षण की सीमाएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। जैसे कि नियंत्रण जो होता है ये उतना प्रभावी नहीं है जितना होना चाहिए, और इसके कारण कुछ इस प्रकार से हैं। भाई संसद के पास ना तो समय है और ना ही ऐसे प्रशासन की देखरेख करने की क्षमता है। पहले बात तो ये हो गई। साथ ही जो प्रशासन है ये वक्त के साथ और जटिल होता चला जा रहा है। उसके अलावा संसद के कार्य भी बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और उसके कार्य की जटिलता भी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर चीज़ों की एक कोई टेक्निकल कैरेक्टर होता है यहाँ पे, जिसमें आपको उस चीज़ की टेक्निकल नॉलेज चाहिए। जैसे कि अगर ग्रांट रिक्वेस्ट की बात करें तो उसमें आपको स्पेशल रूप से आर्थिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, इकोनॉमिक नॉलेज की आवश्यकता होती है, और इसके अभाव में बेहतर तरीके से पार्लियामेंट्री बजटरी सुपरविजन हो नहीं पाता, यानी संसदीय बजटीय पर्यवेक्षण अच्छे से हो नहीं पाता क्योंकि इसका आर्थिक ज्ञान का यहाँ अभाव है। अगर फाइनेंशियल कमिटीज़ की बात करें तो ज़्यादातर ये क्या करती हैं, पोस्ट हॉक ऑडिट्स करती हैं, यानी खर्चा हो चुका है उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक डेलिकेटेड लेजिस्लेशन जो अभी प्रचलन में आ रहा है, या फिर एक प्रत्यायोजित कानून जो आ रहा है अभी प्रचलन में, उसके कारण ब्यूरोक्रेसी का तो रोल बढ़ता जा रहा है, यानी नौकरशाही को तो अधिक अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन संसद की जो अथॉरिटी है लॉ बनाने की उसमें कुछ हद तक कमी देखी गई है। फिर हमारे यहाँ देखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को लागू कर सकते हैं, लेकिन जब वे बार बार इस चीज़ का उपयोग करते हैं तो ये अथॉरिटी जो है संसद की उसको चुनौती देता है। उसके अलावा हमारे देश में एक रोबस्ट और एक कंसिस्टेंट ऑपोजिशन की भी कमी है पार्लियामेंट में, जिसकी वजह से जो चेक्स एंड बैलेंसेस एक्चुअली होने चाहिए थे उतने प्रभावी वो है नहीं। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया के बारे में पूछा गया है। कहा गया है उन समस्याओं का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सफलताओं को सीमित कर दिया है। इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए 70वां संविधान संशोधन कहाँ तक सफल रहा है। दोस्तों यहाँ पे 73वां आएगा, ये आप चीज़ चेंज कर लीजिएगा एक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एनालाइज लिखा गया है या विश्लेषण आपको करना है, तो आपको ये स्टेटमेंट लेना है, इसकी बारीकियों को देखना है। आपको पहले ये बताना है कि भाई पंचायती राज सिस्टम किस हद तक सफल रहा है भारत में, क्या वो सफल रहा भी है या नहीं रहा है, या इस चीज़ का निर्धारण आप किस तथ्य के ऊपर करेंगे, किस तथ्य के आधार पर करेंगे। तो आप शुरुआत में यहाँ पर लिख सकते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने, अगर हम शासन के क्षेत्र में बात करें, गवर्नेंस के क्षेत्र में बात करें, तो इतना अच्छे परिणाम दिखाए नहीं हैं। फिर आप आगे बता सकते हैं 73वें और 74वें अमेंडमेंट या संशोधन के क्या उद्देश्य थे जब उनको लागू किया गया था, और फिर आप बताइए अब इनकी क्या कार्यान्वयन की स्थिति है और उनके द्वारा कितनी प्रगति हासिल की गई है, यानी कितने हद तक उनके जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति हुई है। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर हमने बनाया है, तो हमने शुरुआत में लिखी है कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या सफल रहे हैं या फिर विफल रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस पैमाने पर तौलते हैं। अगर हम बात करें कि पावर डिवोल्यूशन या फिर एक अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाना, यानी केंद्रीय सरकार, उसके बाद राज्य सरकार और उसके बाद जिला स्तर पे पावर्स को डिवॉल्व करना, यहाँ पे एक डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट बनाना, अगर इसकी बात करते हैं तो हाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने बहुत बेहतरीन काम किया है। लेकिन क्या वहाँ पे गवर्नेंस सुधरी है, क्या वहाँ का जो
प्रशासन है उसमें सुधार आया है। जब हम इस पैमाने पर इसको तोलते हैं तब पाते हैं कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये अपने कार्य में सफल हो नहीं पाए और निकट भविष्य में सफल होते दिखाई भी नहीं देते। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं 73वें और 74वें संशोधन के बारे में। भाई इसके बाद हुआ ये कि हर राज्य ने पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों को गठित किया था। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव से संबंधित जो भी बुनियादी ढांचा था उसको संभाला था। तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसी को सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। डेटा में दोस्तों हमने लिखा है करीब 3 मिलियन से ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल का चुनाव किया गया है 2.5 लाख पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से और अर्बन लोकल बॉडीज से, यानी शहरी स्थानीय निकायों से और PRIs से। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम लोग वल्नरेबल सेक्शन के बारे में लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं कि 73वां और 74वां जो संशोधन है उसने महिलाओं को स्थानीय सीटों की 1/3 सीटों पर चुने जाने के लिए सशक्त किया है। अब वो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकती है 1/3 सीट्स पे। तो इसके तहत फिर हम एक और डेटा यहाँ लिखते हैं करीब 1.4 मिलियन से ज़्यादा ही इनफैक्ट इलेक्टेड महिलाएं हैं भारत में। साथ में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भी सीटें प्राप्त हुई हैं और सरपंच और प्रधान के पद भी प्राप्त हुए हैं। तो ये हमको दिखता है कि भाई बड़ा अच्छा काम किया है। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इन्होंने बढ़िया काम किया है। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में जहाँ पे महिलाओं का रिजर्वेशन है। उसके अलावा यहीं पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपनी आवाज़ प्रशासन तक रख सकते हैं, उसमें पहुंचा सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से एक आधा एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं लक्ष्मी अय्यर का, प्राची मिश्रा का, जिनके उदाहरण से पता पड़ता है कि जब महिलाओं का राजनीतिक पार्टिसिपेशन या फिर उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाती है तो महिलाओं को अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यानी अगर आपकी पॉलिटिकल शक्ति बढ़ती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो जो आपके खिलाफ अपराध हो रहे हैं उसके बारे में आप खुल के बात कर सकते हैं, उसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं पुलिस में जाके। तो अगर एक लेवल पे चेंजेस शुरू होते हैं तो वो आगे जाके अलग अलग लेवल पे अपने अच्छे परिणाम दिखाते हैं। अब फीमेल लीडर जो आती हैं वो आमतौर पर जो महिला केंद्रित मुद्दे रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हैं, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार हुआ है, उनके अगेंस्ट जो मानसिकता फैली हुई है देश में उसमें सुधार हुआ है, उसमें बदलाव हुआ है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे महिला सरपंच या प्रधान है देखा गया है कि उन क्षेत्रों में ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है पेयजल की सुविधाओं के ऊपर, जिससे उनको बेहतर बनाया जा सके और महिला की प्राथमिकता को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। भाई आमतौर पर होता यह है कि जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता, जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता, महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है जहाँ से वो पानी लेके आती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए सबसे पहले ध्यान दिया गया था पेयजल की सुविधाओं को बढ़ाने की ओर, जिससे महिलाओं को इतना कष्ट न उठाना पड़े कि दूर दराज के इलाकों में जाके उनको पानी लाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। अब अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, तो जब उनके सरपंच और प्रधान रहे हैं तो वहाँ पे जो निवेश होता है देखा गया है वह सार्वजनिक सेवाओं में या वस्तुओं में होता है, जिसकी वजह से भारत के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में परिवर्तन आ रहे हैं। अब ऐसे देशों में जहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंगिक असमानता व्याप्त है, उसके अलावा जहाँ पे जाति के आधार पर इतना भेदभाव होता है, अगर ऐसी प्रगति देखी जाती है तो ये आश्चर्यजनक लगता है। तो भाई यहाँ तक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बड़ा अच्छा काम करते हैं, हमने ये दिखाया। लेकिन समस्या तब आती है जब रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व को छोड़कर आप बाकी क्षेत्रों में नज़र डालते हैं, उन सब में वह विफल रहे हैं। भाई 73वें संशोधन के तहत लोकल गवर्नमेंट्स या फिर स्थानीय सरकारों का निर्माण हुआ। इस संशोधन के लिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता नहीं थी, इसने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को अनिवार्य कर दिया, लेकिन राज्य विधानसभाओं को सत्ता, कार्य, वित्तीय प्रतिनिधि मंडल पर छोड़ दिया। तात्पर्य यह है दोस्तों कि यहाँ तो आपने बना लिया अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेपरेट हायरार्की है या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लेकिन आपको निर्भर किस पे रहना है, वो है यहाँ पे मौजूद राज्य की विधानसभा। भले ही पावर के रिस्पेक्ट में बात हो, फंक्शंस के रिस्पेक्ट में बात हो या वित्तीय डेलीगेशन की बात हो, किसी वित्तीय शक्ति से संबंधित बात हो, तो उसमें आपने इस विधानसभा पे डिपेंडेंट बना दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। यहीं से मुद्दा शुरू हो गया। पहले भाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने ऐसा फोर्स नहीं किया था कि ट्रांसफर हो गवर्नेंस फंक्शन का, भाई शिक्षा, हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर इससे संबंधित, तो उसने डेलीगेशन नहीं किया कि भाई ये पावर आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं। उसने कुछ फंक्शन बता दिए कि इनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 25 वर्षों में हमको दिखता है कि बहुत कम ही ऐसे फंक्शंस हैं जो दिए गए हों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को।
और जब तक आप किसी को अधिकार ही नहीं देंगे गवर्न करने का तो वो कैसे कर पाएगा। भाई आपने उसके पास जो फंक्शंस जाने चाहिए थे, जो एक्चुअली वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, वो आपने दिए नहीं है, तो आप कैसे मान सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगी। अब दोस्तों ये फंक्शंस को डिवॉल्व किया नहीं गया था, इसीलिए राज्य के जो कार्यकारी अधिकारी हैं उनकी अथॉरिटी को बढ़ा दिया कि भाई आप ये फंक्शन करिए। इससे बेहतर आप क्या करते, आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बोल देते ये कुछ सब्जेक्ट है, इस पे आप फंक्शन करिए, आप ज़मीनी स्तर पे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका समाधान निकालना है, तो आप बेहतर तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों स्टेट वाटर बोर्ड्स की हम लोग बात कर सकते हैं। भाई वाटर या जल जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जो स्थानीय निकायों द्वारा बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, बेहतर तरीके से उसको देखा जा सकता है, उसके जुड़ी हुई समस्याओं को समझा जाता है और बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि वाटर संबंधी मुद्दों में अभी भी पावर जो है वो राज्य सरकार के पास है, वही इसका वितरण करेगा और वही इससे संबंधित जो भी बाकी आपूर्तियां हैं उनको पूरा करेगा। तो इसने तो जितना प्रभावी ढंग से वो काम कर सकती थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके प्रभाव को, उसकी उपयोगिता को कम कर दिया है। उसके अलावा फंडिंग की बात करें तो इनके पास पैसे भी नहीं है। भाई इनको अच्छे से फाइनेंशियल पावर्स दी नहीं गई हैं। जो पैसा विधानसभा द्वारा दिया जाता है वो इतना होता नहीं है कि वो सभी कार्यों में पूरा पड़ पाए। हालांकि ये टैक्सेस भी लगा सकती हैं और ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर्स भी कर सकती हैं। 73वें संशोधन में इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है, लेकिन रिक्वायरमेंट के तौर पे दोनों में से किसी को भी नहीं बताया गया कि भाई ऐसा करना ही होगा, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। अगर पीआरआई रिलेटेड टॉपिक्स हैं या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित कोई मुद्दे हैं तो राज्य की विधानसभा को ये बताया गया है कि आप जो है वो अलाउ करेंगे टैक्सेशन, या आप उसको टैक्स कलेक्ट करने की शक्तियां प्रदान कर सकते हैं। समस्या ये है 73वें संशोधन ने जो ये चीज़ बोली है ज़्यादातर राज्यों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो भाई एक तो आप उसको पहले फंक्शंस ही नहीं दे रहे हैं, फिर अगर फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो उसके पास फाइनेंसेस की कमी है, वित्त की कमी है, तो कैसे वो प्रभावी तरीके से बाकी क्षेत्रों में काम कर पाएगा। हालांकि फिर हम समझते हैं भाई एक और यहाँ पे जो है पावर या फिर एक और प्रोटेक्शन सुनिश्चित करा जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा। भाई जो राज्य के वित्त आयोग हैं वो राज्य और नगर पालिका के बीच आय के बंटवारे के संदर्भ में सुझाव देते हैं किस प्रकार से इनकम शेयर होनी चाहिए। लेकिन समस्या फिर तब आ जाती है जब हम देखते हैं कि राज्य सरकार तो इन रिकमेंडेशन के लिए बाउंड ही नहीं है, ये सिफारिशें उन पर बाध्य नहीं है। फाइनेंस कमीशन ने तो हर एक लेवल पे कहा है कि प्रॉपर डिवोल्यूशन होना चाहिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन सरकारों ने इस पर ज़्यादा कुछ एक्शन लिया नहीं है। तो इस सब के चलते जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो उनके पास पैसा रहता नहीं, वो कैश स्ट्रैप्ड रहते हैं। इनफैक्ट अपने ऑपरेशनल कॉस्ट भी वो मैनेज कर नहीं पाते हैं और जब तक आप उनमें फाइनेंस नहीं देंगे तब तक वो बेसिक लोकल गवर्नेंस की नीड्स को पूरा ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म ऑप्शन अगर हमको देखना है तो हमको फिजल फेडरलिज्म को डेवलप करना होगा, यानी वास्तविक वित्तीय संघवाद को आपको विकसित करने की आवश्यकता है। तभी पीआरआई को सही तौर पे वित्त की सेवाएं मिल पाएंगी और तभी वो नीचे जमीनी स्तर पे कुछ बदलाव ला पाएगा। बिना फंक्शंस के, बिना फंड के ये तो तय है कि वह विफल ही रहेंगी। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका की परीक्षण कीजिए, यानी भूमिका को आपको एग्जामिन करना है। तो आप शुरू कर सकते हैं कैग के बारे में एक ओवरव्यू देते हुए, उसके अलावा इनके कार्यों के बारे में, इनके अधिदेशों के बारे में आप बात कर सकते हैं। फिर जनता के धन की सुरक्षा के संबंध में इनके विशिष्ट कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। यह भी दोस्तों एकदम सीधा सा प्रश्न है, पॉलिटी से आया है। कैग के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं और बता सकते हैं किस प्रकार से सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में ये उभर के सामने आते हैं। तो दोस्तों इसमें आप कैग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए शुरू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कैग जो है वो ऑटोनॉमस अथॉरिटी है। ये हमारे संविधान ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत एस्टैब्लिश की जाती है। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हेड की तरह कार्य करते हैं। फिर अगर आप इनके ऑडिट से संबंधित बात करें तो आप अनुच्छेद 148 से 151 तक की बातें कर सकते हैं और फिर आप इनके कार्य लिखें कि किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को ऑडिट करते हैं, यानी कैसे अलग अलग फंड्स की, अलग अलग निधियों की ये लेखा परीक्षा करते हैं। और उस अनुसार आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं कि इसीलिए इनको सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, सीधा सा क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिखना चाहिए। पहले कैग के बारे में लिख दिया। क्या ये एक स्वायत्त प्राधिकरण है, भारतीय संविधान के तहत स्थापित किया गया है।
ये लेखा परीक्षा करते हैं, लेखा विभाग के प्रमुख के तौर पे कार्य करते हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के ये हेड की तरह काम करते हैं और ये पब्लिक पर्स के टॉप गार्जियन के तौर पे भी कार्य करते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे सरकार और बाकी जितने भी सार्वजनिक प्राधिकरण हैं उनकी जवाबदेही को बढ़ाया जाता है कि भाई उन्होंने जो पैसा खर्च किया वो क्यों किया और कहाँ किया, और उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है संसद के प्रति और एक राज्य के विधानसभा के प्रति, और इसी वजह से अल्टीमेटली भारत की जनता के प्रति। अब जो करंट सीएजी हैं उनके बारे में लिखा है वो आप छोड़ सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे कहा गया 1858 में महालेखाकार के कार्यालय का गठन किया गया था और यहाँ पे सर एडवर्ड ड्रमंड को 1860 में पहला महालेखा परीक्षक नामित किया गया था। हालांकि दोस्तों ये भी आप फैक्ट छोड़ सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन के संबंध में तब उपयोगी होता जब आपको ज़्यादा शब्दों में लिखना होता। यहाँ पे आपको सिर्फ 200 शब्दों में लिखना है, जिस पे भी हम कोशिश करेंगे 180 शब्दों में अपने उत्तर को समाप्त करने की, तो ये सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। फिर दोस्तों इस ऑफिस का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसमें उसके बारे में लिखा गया, ये भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको सीमित शब्द सीमा में ही अपने उत्तर को समाप्त करना है। आप सीधे यहाँ आ जाइए कि जो कैग की ऑडिट होती है वो कुछ अलग अलग जगहों से डिराइव्ड होती है। तो इसमें दोस्तों एक संविधान का आप जिक्र कर सकते हैं, एक इनकी ड्यूटीज से संबंधित एक्ट या फिर अधिनियम 1971 में पारित किया गया था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एक जो भारत की सरकार इंस्ट्रक्शन देती है वहां से भी ये अपने ऑडिट की शक्तियां प्राप्त करते हैं, और वर्ष 2007 में लेखा परीक्षा और लेखा पर विनियम आए थे, उसके तहत भी ये अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों की लेखा परीक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा होती है उसके सभी व्यय संबंधी लेखाओं का लेखा परीक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों वे भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य के आकस्मिकता निधि के संदर्भ में भी ये लेखा परीक्षा करते हैं। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि का लेखा करते हैं। साथ ही वे तुलन पत्रों का लेखा करते हैं और साथ ही अन्य अनुषंगी लेखाओं का भी लेखा परीक्षा करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप उनकी एक एक करके जो भी फंक्शंस है, जो कार्य है, उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। साथ ही वह केंद्रीय और राज्य की आय द्वारा प्रायोजित या ऐसी बॉडीज या फिर निकाय या प्राधिकरण जिनको केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है उनका लेखा परीक्षा करते हैं। सरकारी कंपनियों का करते हैं और अन्य निगमों और निकायों का भी लेखा परीक्षा करते हैं। अगर राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो वे स्थानीय सरकारों जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के खातों को ऑडिट करते हैं, उनका लेखा परीक्षा करते हैं। वे राष्ट्रपति को केंद्र के वित्त के संबंध में अपना जो ऑडिट है उसका निष्कर्ष भेजते हैं, जो फिर उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करते हैं। वे राज्य के वित्त के संबंध में अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्यपाल को भेजते हैं, जो फिर उन्हें राज्य विधायिका में प्रस्तुत करते हैं। यानी रिपोर्ट आई तो एक रिपोर्ट तो इन्होंने राष्ट्रपति को दी, जो इन्होंने संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करनी है, और एक जो इसकी रिपोर्ट है अगर वो किसी राज्य से संबंधित है तो दोस्तों वो उसको राज्यपाल को देते हैं, और ये जो राज्यपाल हैं ये उन्हें वहाँ की विधायिका में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही दोस्तों ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के काउंसलर के तौर पे, फ्रेंड के तौर पे और एक फिलोसोफर के तौर पे कार्य करते हैं। इन चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है और इस अकॉर्डिंग अपने उत्तर को बनाना है। फिर एंड में आप लिख सकते हैं, इसी से ये बात साबित होती है कि सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में सीएजी जो हैं, जो कैग हैं, वो कार्य करते हैं। फिर दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो आर्कटिक काउंसिल से संबंधित है। उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया, उसकी फंक्शनिंग पूछी गई है। आर्कटिक परिषद की संरचना के बारे में बात कर रही है, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप उत्तर अपने जब शुरू करेंगे तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में एक ओवरव्यू दे सकते हैं। उसके साथ जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हों उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप बता सकते हैं ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कोलैबोरेशन बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है तीन पार्टीज के बीच में। कौन कौन सी तीन पार्टीज हैं? एक तो है जो आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज हैं। उसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले वहाँ के इंडिजिनस पीपल, और जो वहाँ पे इंडिजिनस नहीं है लेकिन उनमें उस क्षेत्र में रह रहे हैं उन इनहैबिटेंट्स के बीच ये कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसकी दोस्तों स्थापना की बात करें तो 1996 में ये स्थापित किया गया था, और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ऑफ ओटावा हुआ था जिसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर ये कौन कौन से मुद्दों पे ध्यान देता है, यानी क्या क्या इसके केंद्र बिंदु हैं, तो इसमें आप दोस्तों लिख सकते हैं। एक तो आर्कटिक क्षेत्र जो भी चैलेंजेस फेस कर रहा है उसका कैसे निवारण करना है, कैसे उससे लड़ना है, इसके ऊपर ये ध्यान लगाता है। उसके अलावा कैसे एक सतत विकास की ओर पहुंचना है, इसके ऊपर ये सोचता है। उसके अलावा इस क्षेत्र के पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, इसके ऊपर ये ध्यान लगाता है।
तो इस प्रकार से दोस्तों एक बेसिक इंट्रोडक्शन देके आप शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे आप बताएंगे आखिर आर्कटिक परिषद है क्या। फिर आप दोस्तों इसमें लिख सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स हैं इसमें, कौन कौन इसमें ऑब्जर्वर हैं। फिर आप इसके सेक्रेटेरिएट के बारे में लिख सकते हैं जो 2013 में स्थापित किया गया था और ये नॉर्वे में है। फिर दोस्तों इसके कार्यों के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये जो परिषद है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसकी प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेक्रेटेरिएट अहम भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ तथ्य देते हुए आप इसकी संरचना के बारे में बात कर सकते हैं। आपने सेक्रेटेरिएट के बारे में बात कर ली, इसके अलावा आप इसके अंदर एक वर्किंग ग्रुप होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर आप इसकी कार्यप्रणाली के बारे में लिखें कि ये क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और जो इनिशियल आप स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में बताइए आखिर ये आर्कटिक परिषद क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके मुख्य उद्देश्य हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से अपना उत्तर बनाइए। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार हमने उत्तर तैयार किया है। सबसे पहले बताया आर्कटिक काउंसिल क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोलैबोरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, एंगेजमेंट होता है और आर्कटिक राज्यों के बीच में, आर्कटिक स्वदेशी लोगों के बीच में और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच में। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें आर्कटिक संबंधी जो चुनौतियां हैं, विशेष रूप से सतत विकास से संबंधी या पर्यावरण के संरक्षण से संबंधी, उस पर कोलैबोरेट करने के प्रयास किए जाते हैं। ये दोस्तों कंसेंसस बेस्ड है, यानी कंसेंसस से इसमें डिसीजन लिया जाता है। उसके अलावा जो कंसर्न्स ये एड्रेस करता है या जिस चुनौतियों को ये टैकल करने का प्रयास करता है वो है एक बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी जैव विविधता को नुकसान, समुद्री बर्फ का पिघलना, प्लास्टिक वेस्ट का बढ़ना और ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन, जिसके कारण और ज़्यादा सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसकी गर्मी को ये ब्लैक कार्बन पकड़ के रख लेता है। अगर ये बर्फ़ के ऊपर जमा होगा और इस प्रकार से इसने इंसोलेशन या फिर सनरेज से आने वाली जो गर्मी है, जो ताप है, उसको अपने अंदर समा लिया है, तो धीरे धीरे करके पीछे की बर्फ़ को पिघालने लगेगा। इससे क्या होगा, सी आइस जो मेल्ट हो रही है उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों अगर इसकी बात करें 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। एक डिक्लेरेशन ऑफ ओटावा हुआ था जिसकी मदद से हम लोग प्रयास कर रहे थे ये कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कॉन्टैक्ट को बढ़ाने का। वो 3 पार्टी जो मैंने आपको बात बताई थी, आर्कटिक के स्टेट्स, वहाँ पे रहने वाले इंडिजिनस पीपल जो वहीं के हैं और एक जो वहाँ के निवासी हैं लेकिन उन क्षेत्रों के हैं नहीं पर किसी और क्षेत्र से वहाँ पे आए हैं और रह रहे हैं। ये जो काउंसिल है, परिषद है, इसमें 8 सरकम पोलर गवर्नमेंट्स मौजूद हैं और इसको जो मेन उद्देश्य दिया गया है वो है आर्कटिक के एनवायरनमेंट को बचाओ, उसके पर्यावरण को संरक्षित करो और वहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वेलबींग को बेहतर करो। इसका सेक्रेटेरिएट 2013 वर्ष में स्थापित किया गया था। ये ट्रॉम्स नॉर्वे से कार्य करता है। इसको मेनली क्रिएट किया गया था कि जो परिषद है उसकी प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए और जो भी एक्टिविटीज़ ये स्पॉन्सर करता है उसको अच्छे से चलाने के लिए, उसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए। इसमें मेंबर्स होते हैं, कुछ एडहॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं और कुछ परमानेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। उनके बारे में दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओटावा डिक्लेरेशन कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स को आर्कटिक काउंसिल के मेंबर के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को और फेरो के आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। फिर दोस्तों इसमें कुछ वर्किंग ग्रुप भी होते हैं जिनकी मदद से ये कुछ फाइंडिंग्स तक पहुंचता है, कुछ निष्कर्ष तक पहुंचता है और वह सिफारिशें देता है आर्कटिक परिषद को। फिर इन्हीं सिफारिशों पे जो फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं, यानी कि पूर्ण परामर्श और स्थायी प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ 8 आर्कटिक परिषद के सदस्य राज्यों के बीच आम सहमति के निर्णय लेते हैं, माफ कीजिएगा, आम सहमति से निर्णय लेते हैं। अब इसकी अध्यक्षता की बात करें, हर 2 साल में आर्कटिक राज्यों के बीच में ये घूमती है। 2 साल कोई एक आर्कटिक राज्य रहेगा, फिर 2 साल कोई और दूसरा रहेगा, फिर 2 साल कोई तीसरा रहेगा, फिर 2 साल कोई और रहेगा। इस प्रकार आर्कटिक क्षेत्र के ही लोग इसके अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन एक जो कोई भी कंट्री है या कोई भी क्षेत्र है वो 2 साल तक के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। पहला जो यहाँ पे अध्यक्षता करने वाला देश था वो कनाडा था, जिसने 1996 से 98 2 साल तक अध्यक्षता की थी। अब दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे इसके कुछ वर्किंग ग्रुप भी होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये डिटेल्ड कटिंग एज एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस निकालते हैं, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है जिसके आधार पे कुछ तथ्य, कुछ डेटाज हमारे सामने आते हैं, जिसके आधार पे फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो ये जो पीछे का बैकग्राउंड पूरा वर्क है ये वर्किंग ग्रुप्स करते हैं। और 3 अग्रीमेंट के ड्राफ्टिंग के लिए इस काउंसिल ने अहम योगदान निभाया है, जिसमें से पहला 2011 में एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि नूक ग्रीनलैंड में हुई थी उसके तहत लिया गया था,
ये एग्रीमेंट था कोऑपरेशन पे और एरोनॉटिकल एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू इन द आर्कटिक, यानी उसके या उस क्षेत्र में रिसर्च के ऊपर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। एक दूसरा एग्रीमेंट था जो ऑयल पॉपुलेशन से संबंधित था, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ऑयल पोल्यूशन से संबंधित था। ये 2013 वर्ष में साइन किया गया था स्वीडन में किरूना के नाम की जगह पर। और तीसरा जो एग्रीमेंट था वो था साइंटिफिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की ओर केंद्रित, जो वर्ष 2017 में साइन किया गया था फेयरबैंक्स अलास्का में। तो ये तीनों अगर फैक्ट दोस्तों आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास इतना स्कोप है कि आप लिखना चाहते हैं तो इसके बारे में एक ब्रीफ में आप आइडिया दे सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कैसी रही है अफगानिस्तान में, उसके रीजंस आपको बताने हैं। यानी अफगानिस्तान में भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति के कारणों का मूल्यांकन आपको करना है। क्यों भाई हम लोग सॉफ्ट पावर के तौर पे अफगानिस्तान में हेल्प करते हैं, इस बारे में आपको बात करनी है। इवैल्यूएट आपका कीवर्ड है, यहाँ पे मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों क्योंकि इंडिया अफगानिस्तान के बारे में बात हो रही है, शुरुआत आप ये करके कर सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार से अफगानिस्तान की मदद की है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके क्या डिप्लोमेटिक एफर्ट्स रहे हैं अफगानिस्तान में। फिर बताइए भारत ने क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और सॉफ्ट पावर अफगानिस्तान में बढ़ाई है। तो दोस्तों इस क्षेत्र में हमारे पास लिखने को काफ़ी है, और ये भी करंट अफेयर से आया था क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था। वहाँ की डेमोक्रेटिक जो सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार, उसको गिरा दिया था, जिसको एस्टैब्लिश करने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर दोस्तों अफगानिस्तान में हम देखेंगे कि भारत ने किस प्रकार से सहायता की है, तो हम पाएंगे लगातार हम लोग डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस दे रहे हैं, यानी क्षेत्र के विकास के लिए हम लगातार सहायता कर रहे हैं उस क्षेत्र की। इसके लिए हमने डेवलपमेंट एड शुरू की थी, यानी आपको हम लोग फंड करेंगे, हम आपको पैसा देंगे आपके क्षेत्र के विकास के लिए। ये करीब 2001 के आसपास से शुरू की गई थी, और उसके बाद से आज तक कई सारे क्षेत्रों में हमने अफगानिस्तान में विकास का सपोर्ट किया है, उसका समर्थन किया है। भले शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का हो, इरिगेशन का हो, सब में भारत ने कहीं ना कहीं अपना कुछ सहयोग किया है। उसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान के हमारे पीपल टू पीपल इंटरेक्शन बहुत बेहतर हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने हमारे भारत के बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी है, जिससे कि पीपल टू पीपल इंटरेक्शन जो है, लोगों के बीच में जो संवाद होता है वो बेहतर हो सके। क्योंकि कोई भी क्षेत्र से अगर डिप्लोमेसी हमको बेहतर बनानी होती है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संवाद तो ठीक है, लेकिन लोगों के बीच भी संवाद होना ज़रूरी है। तो उस क्षेत्र में अफगानिस्तान के साथ हमारे बहुत मजबूत संबंध है। हमने वहाँ की डेमोक्रेसी या फिर वहाँ के लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद की थी। उसके अलावा हमने एक गुडविल कमाई है वहाँ पे अपने अच्छे कार्यों से। उसके अलावा दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार डेवलपमेंट किया है। वहाँ पे आप फ्रेंडशिप डैम या फिर सलमा डैम की बात करें, वहाँ पे आप अगर अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बात करें, जरंज देलाराम हाईवे की बात करें, तो इस सब में भारत की अहम भूमिका रही है। उसके अलावा अगर आप रक्षा क्षेत्र में बात करें तो अफगान की जो फोर्सेस हैं, जो उसके सेना बल है, उसकी हमने ट्रेनिंग दी है इंडिया में ही। उसके अलावा दोस्तों अगर कल्चरल क्षेत्र में बात करें तो भाई अफगानिस्तान भारत के स्टेडियम्स को इस्तेमाल करता है क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए। और अगर ह्यूमैनिटेरियन मिशन की बात करें तो भारत ने बहुत सहायता की है अफगानिस्तान की समय समय पर ह्यूमैनिटेरियन एड में। लेकिन ये सब चीज़ें अब चिंताजनक मोड़ पे आ चुकी हैं, क्योंकि तालिबान ने कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान के ऊपर, और तालिबान जो है वो एक आतंकवादी समूह है। तो इस अनुसार वो अलग अलग क्षेत्रों को अस्थिर करने में अपना ध्यान लगाता है। तालिबान के पावर में आने से पाकिस्तान बड़ा खुश है, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद को ही स्पॉन्सर करता है। तो अगर तालिबान पावर में कहीं आ गया तो वो पाकिस्तान के जो स्थानीय आतंकवादी संगठन है उसको मजबूती दे सकता है। उससे पाकिस्तान जो है वो भारत में अस्थिरता पैदा कर सकता है, खास तौर पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ये वापस से अस्थिरता पैदा कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी एफर्ट्स को लिखते हुए आपको अपना उत्तर बनाना होगा। अब हम देखते हैं कैसे हमने इसका उत्तर लिखा है। सबसे पहले हमने बताया है कि करीब 2 दशकों से भारत जो है अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है, उसमें डेवलपमेंटल असिस्टेंस दे रहा है, यानी विकासात्मक सहायता प्रदान कर रहा है। लोगों से लोगों की बातचीत बढ़ रही है, उनके बीच में संवाद बढ़ रहा है। एक लोकतांत्रिक सेटअप देने के लिए अफगानिस्तान को हमने मदद की है। लेकिन ये सब कुछ चिंता में दिखता है जब हम देखते हैं कि तालिबान वापस शासन में आ चुका है। जो भारत ने वहाँ पे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की है, उसके कारण भारत ने अपनी गुडविल क्रिएट कर ली है उस क्षेत्र में, और सिर्फ हमारी सहायता की मदद से हमने ये अचीव की है। हमने वहाँ किसी तरीके की कोई मिलिट्री नहीं लगाई, कोई फोर्सेस नहीं भेजी हैं अपनी, सिर्फ हमने डेवलपमेंटल असिस्टेंस दी है, हमने अपना सहयोग दिया है क्षेत्र के विकास में, और उससे जो हमने अटेन की है वो है हमारी गुडविल। हालांकि वहाँ की जो मिलिट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ज़रूर काम किए हैं। वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस को, वहाँ की पुलिस को भारत ने ट्रेनिंग प्रदान की है। अब मुद्दा यहाँ आके अटकता है कि
तालिबान आगे किस प्रकार से कार्य करता है। अगर तालिबान अपनी पुरानी वाली टेंडेंसीज को ही कंटिन्यू करता है तो भारत ने जो इतने समय अफगानिस्तान में सॉफ्ट डिप्लोमेसी करी है वो सब की सब नष्ट हो सकती है। अगर डेवलपमेंटल एड की बात करें दोस्तों तो वर्ष 2001 से इसको शुरू किया गया था। यहाँ पे हम नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए नए बुनियादी ढांचे बना रहे थे और जो पुराने बुनियादी ढांचे हैं जो किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए उनको रिपेयर भी कर रहे थे। भारत की मदद से वहाँ पे एजुकेशन का विकास हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है, टेलीकॉम का विकास हुआ है, कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है, सिंचाई, पावर जनरेशन का विकास हुआ है, वो क्षेत्र में औद्योगिकरण बढ़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामीण विकास में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई है। फिर अफगानिस्तान में अगर बात करें तो जो भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं अफगानिस्तान उनको स्कॉलरशिप्स देता है। इससे पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन, उनका इंटरेक्शन बढ़ा है। तो जो दो हमने डिप्लोमेसी के चरण पढ़े थे, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और एक पीपल टू पीपल, तो इसे दूसरा वाला ये जो चरण है ये स्ट्रांग बनता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है कि किस प्रकार से भारत ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की है। भाई हमने एक जरंज से दिलाराम तक हाईवे बनाया है, इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2009 में। फिर एक 220 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन हमने बिछाई है फुले कुमरी से काबुल तक। एक और सब स्टेशन लगाया है चितमाला में, माफ़ कीजिएगा चिमताला में। सलमा बांध को बनाने में हमने उसकी मदद की है। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को बनाने में हमने मदद की है। वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो भी बुनियादी ढांचे हैं उनको बेहतर बनाने में हमने मदद की है। और ये जो मदद है दोस्तों ये करीब 11 प्रोविंसेस में की गई है अफगानिस्तान की। वहाँ के नेशनल टीवी नेटवर्क को और बेहतर बनाने में हमने मदद की है और इसके लिए हमको ग्लोबली प्रशंसा भी मिली है। हमने वहाँ पे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं। फोर्टिफाइड फूड वहाँ भेजा है, हाई प्रोटीन बिस्किट्स भेजे हैं जो कि स्कूल फीडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम नामक संस्था चलाती है उसके तहत अफगानिस्तान में गए थे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस कुछ हद तक कम प्रभाव डाल पाया। हमने फ्री मेडिकल कंसल्टेशन वहाँ पे शुरू की है, इससे संबंधित सुविधाएं शुरू की हैं। करीब हम लोग मेडिसिन देते हैं 30,000 से ज़्यादा अफगानिस को हर महीने। 5 इंडियन मेडिकल मिशंस के थ्रू हमने चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स को बेहतर बनाने में मदद की है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार भारत प्रयास कर रहा है अफगानिस्तान के विकास के लिए। हालांकि खराब कनेक्टिविटी के कारण भारत को अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाई पाकिस्तान तो अपने बॉर्डर से होकर जाने नहीं देता सामान को अफगानिस्तान तक, इसीलिए हमको पूरा गोल घूम के अफगानिस्तान तक पहुंचना पड़ता है। चुनौतियां तो हमारे सामने आती हैं लेकिन भारत कभी पीछे हटा नहीं। अगर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो भाई भारत के तो शुरू से इंटरेस्ट रहे हैं कि अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करा जाए और उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए जाएं। लेकिन जो अभी आतंकवाद वहां पे फैल गया है, जो खून खराबा वो क्षेत्र देख रहा है, हमको डर है कि वो आने वाले फ्यूचर में जो इंडिया ने सॉफ्ट पावर अप्रोच अपनाई है अफगानिस्तान में उसको कहीं दरकिनार ना कर दे। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड से संबंधित हमसे प्रश्न पूछा गया है। ये वेस्ट एशिया के संबंध में प्रश्न है दोस्तों। अब ये दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है। अब्राहम समझौते पश्चिम एशिया की राजनीति के लिए एक नई शुरुआत है, इस बात की आपको व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इसको शुरू करने के लिए आप 2020 में इजराइल और यूएई के नेतृत्व में अरब राज्यों के एक संघ के बीच हुए अब्राहम समझौते के सौदे के बारे में लिखने के साथ अपने उत्तर को शुरू कर सकते हैं। यानी आप इस समझौते के बारे में दोस्तों लिख सकते हैं। फिर इसने किस प्रकार से डिप्लोमेटिक कांटेक्ट में एक नया चैप्टर ऐड किया इसके बारे में लिखिए। कुछ बैकग्राउंड दीजिए अरब और इजरायली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और कैसे उसने भारत को प्रभावित किया ये भी लिखिए। फाइनली आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो नया अकॉर्ड आया है इसके क्या पोटेंशियल है भारत के लिए मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में। दोस्तों जब हम लोग अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है इजराइल और जो अरब देशों के बीच में इतने समय से एक संघर्ष चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रहा है, शायद अब उस पर विराम लग जाए। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये पूरी डील मीडिएट करवाई है, तो यहाँ पे आप ट्रम्प का नाम पाएंगे। एक बार हम लोग इसका बैकग्राउंड देखते हैं दोस्तों हुआ ऐसा करता था, पहले यूरोप के कई क्षेत्रों में ज्यूज रहते पर वहाँ पे उनके साथ अत्याचार शुरू हो गए, अलग अलग प्रकार के होलोकॉस्ट शुरू हो गए। तो उन्होंने सोचा कि हम लोग कोई ऐसे क्षेत्र में क्यों ना जाएं जो हमारे लिए थोड़ा सेफ हो। तो इसी वजह से वो लोग ये इजराइल के क्षेत्र में आ गए थे। लेकिन यहीं पे पास में पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स भी रहते थे और इजराइल में छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे, ये ज्यूज जो कि यूरोप से भाग के आए थे उन लोगों के। अब लेकिन इजराइल क्या होता है, समय के साथ साथ धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू करता है और इजराइल और पैलेस्टीन में जो विवाद है, इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो बढ़ता चला जाता है।
और ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है दोस्तों कि इजराइल के साथ सीधे वॉर में आ जाते हैं काफी सारे अरब नेशंस। तो फिर इसके बाद होता है एक वॉर जिसको हम लोग इजराइल का और अरब का या फिर अरब नेशंस का वॉर बोलते हैं। 1967 में ये होता है। अगर दोस्तों आप इसके परिणाम को देखेंगे तो शुरुआत में वॉर से पहले देखें तो इजराइल सिर्फ इतना था, फिर लेकिन इजराइल काफी सारे अरब नेशंस पे जीत हासिल करता है और जीत हासिल करके उनका कई सारा जो क्षेत्र है, जो टेरिटरी है, वो अपने अंडर कर लेता है। यहाँ पे जो इजिप्ट हुआ करता था इसका काफी सारा ये सिनाई पेनिनसुला इजराइल ले लेता है। फिर यहाँ पे गोलन हाइट्स हुआ करती थी वो इजराइल ले लेता है। पैलेस्टीन का काफी हिस्सा इजराइल ले लेता है। वेस्ट बैंक के कई सारे हिस्से इजराइल कैप्चर कर लेता है। तो इजराइल एक बहुत स्ट्रांग पावर की तरह उभर के आता है इस वॉर में। अब भाई अरब नेशन सोचते हैं कि इजराइल तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है पावर के तौर पे, तो ऐसे में इससे युद्ध ठीक नहीं है, हम लोग इससे पीस डील साइन करते हैं। तो ऐसे शुरू होता है पीस डील का कारवां। सबसे पहले इजिप्ट जो है वो इजराइल के साथ एक पीस डील करता है वर्ष 1979 में। तो दोस्तों इस पीस डील के अंतर्गत जो इजराइल ने इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वाला एरिया कैप्चर कर लिया था वो वापस इजराइल इजिप्ट को दे देता है। फिर इसी क्रम में हम देखें तो आगे जाके जॉर्डन भी एक पीस ट्रीटी साइन करता है। तो इस तरीके से लगातार पीस ट्रीटी साइन होती रही, लेकिन फिर भी ये जो सऊदी अरेबिया है इसने इजराइल के साथ डिस्टेंस मेंटेन रखे। इसके इजराइल के साथ वाद विवाद होते रहे और वो उसके पीछे का जो मेन मुद्दा था वो था पैलेस्टीन। सऊदी अरेबिया इस पक्ष में था कि भाई पैलेस्टीन को स्वतंत्र घोषित किया जाए, उसको आज़ाद किया जाए। इजराइल कह रहा है नहीं भाई, पैलेस्टीन तो हमारे ही अंदर रहेगा, जो उसके हिस्से हमने कैप्चर करे हैं वो हम ही रखेंगे। तो इसलिए इन दोनों के बीच में कभी सामंजस्य बैठ नहीं सका। अब दोस्तों यहाँ पे जो अब्राहम एकॉर्ड्स आया है, हमको उससे लगता है कि शायद इन दोनों देशों के बीच में जो दूरियां बरकरार थी वो कुछ हद तक कम हो सकती हैं। अब जैसे मैंने बताया अब्राहम अकॉर्ड में दोस्तों ट्रंप ने मेजर रोल प्ले किया था इन दोनों के बीच में मीडिएट करने का या मध्यस्थता का। इसके अलावा इसमें यूएई शामिल था, इसमें बहरीन शामिल था और इस तरीके से एक डील की गई थी। डील के अंतर्गत कई सारे प्रावधान थे, उनमें से कई प्रावधान जो ज़रूरी हैं उनको हम देखते हैं। जैसे कि एक प्रावधान था कि अब यूएई और बहरीन दोनों ही इजराइल के लिए अपने एयरपोर्ट्स खोल सकते हैं, यानी कि अब लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं और इस क्षेत्र से वापस इजराइल में भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा इन दोनों क्षेत्रों के बीच में अब निवेश भी बढ़ सकता है, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इससे ट्रैवलिंग को खोल दिया गया जिससे कि लोगों के बीच में संपर्क होंगे, संस्कृतियाँ एक्सचेंज होगी, कल्चर का एक्सचेंज होगा। और साथ ही दोस्तों इजराइल में एक मॉस्क है जिसका नाम है अल अक्सा मॉस्क, और ये जो है ये मुस्लिम्स द्वारा काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। इनफैक्ट मक्का और मदीना के बाद तीसरे नंबर पे सबसे जो पवित्र स्थान है वो इसी को कंसिडर किया जाता है। तो ये इजराइल में है। अब अगर इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते इन लोगों के हो गए तो यहाँ से जो मुस्लिम्स हैं वो इस मॉस्क में जा पाएंगे। लेकिन समस्या अभी भी ये है कि क्या ये इजराइल और सऊदी को इतना नज़दीक ला पाएगा, उनके बीच के जो विवाद हैं, जो उनके बीच की समस्याएं हैं उसको सुलझा पाएगा। और दोस्तों एक और चीज़ देखते हैं ये अकॉर्ड करने के पीछे मंशा क्या थी। बेसिकली आप देख रहे हैं ये है ईरान, और ईरान जो है उसमें शिया मुस्लिम्स ज़्यादा रहते हैं, वो शिया डोमिनेंट रीजन है। और वहीं पे जो ये क्षेत्र है ये सुन्नी डोमिनेटेड रीजन है। इसी वजह से ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के हमेशा विवाद में रहते हैं, खास करके जब सऊदी अरेबिया और ईरान की हम लोग बात करते हैं तब। और साथ ही ये देखा गया है कि ईरान लगातार इराक में बात हो या फिर यमन में बात हो, सक्रिय रूप से उस क्षेत्र की अस्थिरता में या फिर वहाँ पे लोगों को भड़काने के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता रहा है। तो अगर क्षेत्र को स्थिरता चाहिए तो ईरान की इन्फ्लुएंस को कम करने की ज़रूरत है। और एक ये भी बात है कि इजराइल और ईरान में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो अच्छे नहीं रहे हैं कभी। तो ये क्षेत्र सोच रहा है अगर हम लोग इजराइल से बेहतर रिश्ते बना लेंगे, ये पूरे क्षेत्र के बीच में बेहतर रिश्ते बन पाएंगे, तो ईरान की इन्फ्लुएंस कुछ हद तक कम हो पाएगी। अब दोस्तों अगर बात करें भारत के लिए क्या प्रभाव पड़ेंगे इस चीज़ के, आप मानिए यहाँ पे ये पेन बेटर है, आप मानिए कि यहाँ पे इंडिया इस प्रकार से है, तो भारत के लिए क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई ईरान में तो हमारा एक चाबहार पोर्ट है, ओमान में यहाँ पे एक दुक्म पोर्ट है जिसमें हमारी नेवी कई सारी सर्विसेज ले सकती है। उसके अलावा जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है भारत के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ से कई सारी शिप्स जो हैं भारत में आती हैं। फिर ये जो क्षेत्र है ये इंडिया की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में मदद करता है। करीब 2/3 जो एनर्जी नीड्स हैं या फिर ऑयल का इंपोर्ट है वो इसी क्षेत्र से आता है दोस्तों। उसके अलावा इस क्षेत्र में भारत के बहुत सारे प्रवासी रहते हैं, इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा रहता है जो कि भारत में रेमिटेंसेस भेजते हैं। और आप जानते ही होंगे रेमिटेंस के संदर्भ में इस समय भारत नंबर 1 पे चल रहा है पूरे विश्व में। तो ये डायस्पोरा भारत के लिए कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये क्षेत्र में अगर स्टेबिलिटी आती है तो भारत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर भारत अब्राहम अकॉर्ड के पक्ष में बात करता है तो वह ईरान को नाराज़ करता है, और ईरान से भारत ये सोच रहा है कि हम आगे सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी बिठा पाएँ, वेस्टर्न यूरोप तक कनेक्टिविटी बिठा पाएँ। उसके लिए ईरान बहुत ज़रूरी है। ईरान में चाबहार पोर्ट है जो पाकिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए हमने बनाया है। ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान और चाइना साथ मिल के कार्य कर रहे हैं।
उसी के लिए भारत ने चाबहार पोर्ट नज़दीक बनाया है। ईरान भारत की ऑयल नीड्स को मीट करता है। उसके अलावा ईरान से भारत ने कई सारे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी या फिर बुनियादी ढांचे के संबंध में समझौते किए हैं। तो ईरान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्षेत्र माफ़ कीजिएगा, ये क्षेत्र भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इम्पॉर्टेंट है दोनों को बैलेंस करते हुए इंडिया चले और बड़ी समझदारी के साथ इस मुद्दे को टैकल करे। अब दोस्तों देखते हैं हमने किस प्रकार से इसको क्वेश्चन का आंसर लिखा है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में ये समझौता हुआ था, मीडिएशन किया था इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये दिखाता है उन क्षेत्रों के बीच में और इजराइल के बीच में समझौता जो कि सुन्नी डोमिनेटेड है और इजराइल जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था वहाँ पे ज्यूज़ ज़्यादा हैं। अब इसमें बताया गया है कि यूएई और बहरीन जो हैं वो इम्प्रूवमेंट बेहतर करेंगे इजराइल के साथ, भले ही आप आर्थिक तौर पे बात करें, राजनीतिक तौर पे बात करें या रक्षा के क्षेत्र में बात करें। अभी सऊदी अरेबिया जो है वो थोड़ा चिंता में था क्योंकि उसमें पैलेस्तीन मुद्दा जो है अहम रोल निभाता है। हालांकि माना जाता है कि बाकी अरब देशों को देख के वो भी इस डील में बहुत एंथुजियाज्म दिखाएगा। दोस्तों फिर इसके बारे में हम बात करते हैं। ये पहला समझौता है इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में 1994 के बाद, जब जॉर्डन और इजराइल के बीच में समझौता हुआ था, जो पीस डील हमने बात की। ये अरब और इजराइल रिलेशंस को बेहतर तरीके से बुनाने में मदद करेगा। यूएई जो है तीसरी अरब कंट्री है और गल्फ रीजन में पहली कंट्री है जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं इजराइल के साथ। इसी वजह से भी ये डील जो है ऐतिहासिक है। ये 26 साल बाद कोई ऐसी डील आई है जिसमें यूएई लीड कर रहा है। अगर आने वाले समय में बाकी गल्फ स्टेट्स भी इसको फॉलो करते हैं तो एक नए एरा की शुरुआत होगी अरब और इजराइल रिलेशंस में। अब जैसे इजराइल मान गया था कि हम भाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फॉर्म कर देंगे वेस्ट बैंक में, गाजा में, जॉर्डन में, तो ये भी एक अच्छी बात है और ये अच्छे संकेत देता है। हालांकि फिर भी इजराइल ने ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसेशन दिया नहीं है पैलेस्टीन को इस डील के दौरान। इस वजह से अभी सऊदी भी नाराज था, मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों रिसेंट ईयर में बात करें तो कोई ऐसा हमको लगता है कि आने वाले समय में शायद पैलेस्टीन का इशू सुलझेगा और यूएई और बहरीन ने जो ये कदम उठाया है, जो प्रोग्रेसिव कदम दिखाया है, ये आने वाले समय में इजराइल के साथ बेहतर संबंध बनाने की एक नींव रख दी गई है। ये पीस फॉर पीस एग्रीमेंट के तौर पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि हम इस क्षेत्र में पीस बना के रखेंगे, तुम इस क्षेत्र में पीस बना के रखो। फिर ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने की जो हमने बात की थी वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि पिछले दो जो भी पीस अकॉर्ड्स हुए थे हमने आपको बताया था, उसमें तो पैलेस्टीनियंस को कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया था, उनका रोल बहुत कम था। इनफैक्ट उनको पूरी तरीके से इसी प्रकार दोस्तों पैलेस्टीनियन को इसमें भी कुछ खास रोल प्ले नहीं करने दिया गया है। मतलब इसका दोस्तों आप ये समझ सकते हैं सार कि यहाँ पे भी पैलेस्टीन की कोई अहम भूमिका रही नहीं है। हालांकि पिछले दो में फिर भी कुछ भूमिका रही थी, इनफैक्ट अब तो बहुत ही कम रोल रखा गया है। आने वाले फ्यूचर में ये जो डील है ये यूएई इजराइल के रिलेशंस को बेहतर करके गल्फ नेशन के इजराइल के साथ रिलेशंस सुधार सकता है और साथ ही कुछ हद तक ये ईरान के इन्फ्लुएंस को कम करने का एक साधन बनेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में हम अगले पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।